काम हो गया। कहाँ पर है? अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन। क्या हुआ? ओए, क्या बात है? परेशान लग रहा है। एनी प्रॉब्लम? बिग प्रॉब्लम सर। मेरा एक दोस्त है रमन स्वरूप, प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। कल रात से वो गायब है, उसका कुछ पता नहीं, उसका फोन भी बंद है। प्राइवेट डिटेक्टिव है? हो सकता है वरुण के समय किसी केस का डिटेक्शन कर रहा हो, नहीं चाहता कि कोई उसे फोन करे तो फोन ऑफ रखा हो। परेशानी की क्या बात है इसमें? सब परेशानी वाली बात है सर। आज सुबह ही उसकी बाइक एक सुनसान जगह से मिली है, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान है सर। तू जानता है कि वो किस केस पे काम कर रहा था? लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिला था तो वो कह रहा था कि वो एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के लिए कुछ काम कर रहा है। सर मैंने वहाँ भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ उसे कोई जानता ही नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर, कहीं किसी ने उसे... क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? तंगड़ी क्यों मारी? लेकिन पापा, मैंने इसे पटक तो दिया ना। बेईमानी करके तू खेल जीतना चाहता है? हाँ? चीटिंग करने वाला कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बनता। लेकिन पापा, जीतना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। गलत। जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खेल को खेल की तरह खेलना इम्पोर्टेंट है। तुम सबके बात समझ में आई? बहुत खूब, क्या बात कही आपने। तुम सब लोग खेलो, मैं आ रहा हूं। इनसे मिलिए। यह है अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन गौरव शर्मा। ये इनकी सेक्रेटरी राधिका और बंदे को जसपाल संधू कहते हैं। मैं इस फेडरेशन का सेक्रेटरी हूं। आप बड़े लोग हैं, मेरे इस छोटे से अखाड़े में क्या काम है आपका? हमारी ये फेडरेशन देश में कुश्ती को पॉपुलर करना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश से ओलंपिक्स में और भी अच्छे रेसलर्स जाएं। इसलिए हमने बच्चों में से पॉपुलर करने के लिए उन्हें फ्री ट्रेनिंग देते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं आप लोग। और इस अच्छे काम में आपका सपोर्ट चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि आप हमारे फेडरेशन में हेड कोच के रूप में आए। तो आप उस बलबीर सिंह का क्या करेंगे? लेकिन ये बलवीर के बारे में आपको कैसे मालूम? मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों का ख्याल रखता हूं। बलवीर को भले ही हमने अपने फेडरेशन में हेड कोच के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन हम जानते हैं उसकी हैसियत, कहां आप कहां वो। पर लोग तो ऐसा नहीं समझते, और वैसे भी वो ओलंपिक्स खेला हुआ है और 8 साल पहले उसने सिल्वर मेडल लिया था। अगर ओलंपिक्स में आपके साथ उसने बेईमानी नहीं की होती और अगर आपने ओलंपिक्स में पार्ट लिया होता तो आज देश में सिल्वर मेडल नहीं गोल्ड मेडल आता था। इस दिन का इंतजार तो पिछले 8 साल से कर रहा हूं मैं। कब मैं उस बलवीर को उसकी औकात दिखाऊं, और आज मौका मिल रहा है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। वेरी गुड। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब आपको हमारे काम पे भरोसा नहीं रहा जो आप उस जनार्दन को इस फेडरेशन में बुला रहे हैं? ये फेडरेशन किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया। मैं उस हर आदमी को इस फेडरेशन से जोड़ने के लिए आजाद हूं जिससे इस फेडरेशन को फायदा हो। वो जनार्दन इस फेडरेशन को ऐसा कौन सा फायदा पहुंचा सकता है जो मैं नहीं कर सकता? बेहतर होगा ये डिसीजंस आप मुझ पे छोड़ दें। वैसे भी फेडरेशन का काफी काम बढ़ रहा है और आप अकेले उसे संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, मैं भी देखता हूं वो जनार्दन इस फेडरेशन में कितने दिन टिकता है। तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? ये केबिन तुम्हारा ही नहीं, बल्कि हम दोनों का है। 8 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया, उसका बदला लेने के लिए 8 साल तड़पा हूं मैं। और देखो ना, भगवान ने हम दोनों को मिलाया
तो कितना मौके के साथ। ठीक है जनार्दन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे वरुण, हाय सर। ये खबर पढ़ी तूने? तो बोल रहा था ना तेरा दोस्त रमन स्वरूप एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन से संबंधित किसी केस पर काम कर रहा था। जी। उसी फेडरेशन के किसी स्कैम की खबर छपी इसमें। कहीं इसी के कारण गायब तो नहीं हो तेरे दोस्त? एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन नाम की एक प्राइवेट संस्था एक समय के कुश्ती के मशहूर पहलवान जनार्दन सिंह के नाम पर स्कूल कॉलेज के बच्चों से लूट रही है लाखों रुपए। एक सूत्र से पता चला है कि जनार्दन सिंह की ट्रेनिंग के नाम पर यह संस्था अब तक स्कूल कॉलेजेस से करीब 250 करोड़ की रकम इकट्ठा कर चुकी है। और पहले भी इस संस्था ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बलवीर सिंह के नाम पर करीब करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है। ये सब क्या तमाशा है गौरव? अब मुझे इस न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में से तुमने जनार्दन के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे और बलवीर के नाम पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए का गबन किया। तुम बेकार में इतना क्यों हाइपर हो रहे हो जसपाल? तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो, इस फेडरेशन के सेक्रेटरी हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि ये फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना गौरव। मैंने न्यूज़पेपर से सब कुछ पता कर लिया। जानते हो ना, मेरे विश्वसनीय सूत्र हर जगह काम करते हैं। एक बात याद रखना, तुमने जितना पैसा ऐंठा है उस फिगर का एक एक पाई का हिसाब है मेरे पास। मैं तुम्हें ये सारा माल अकेले नहीं हड़पने दूंगा। और तुम तो जानते ही हो कि अगर मैं खुद पे आ जाऊं तो क्या कर सकता हूं। सो बी वेयर। मैडम आप प्लीज गौरव जी को बोलिए कि एक बार मुझसे मिल ले। मैं पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ आकर उनको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वो किसी जरूरी। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस आदमी की रग रग से वाकिफ हूं। इसका बस चले तो ये अपने बाप को भी ना छोड़े। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही उसे सब कुछ अकेले खाने दूंगी? अपने प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे प्यार पर भरोसा है, इसीलिए तो उस कमीने गौरव के साथ इतने सालों से जुड़ा हूं। एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन। जी जसपाल सर, ग्राउंड फ्लोर पर। जी मैं आती हूँ। गौरव है? जी हाँ, लेकिन ये सब क्या है? ये बिजनेस है, कभी कभी करना पड़ता है। अच्छा, तो आज से और अभी से मैं इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से 2 साल तक तुम फेडरेशन नहीं छोड़ सकते। किसमें हिम्मत है मुझे रोकने की? तुम्हें यहां से बाहर जाने से रोकने के लिए मैं खुद बहुत हूं। मेरा एक इशारा बहुत है। तू मुझे रोकेगा? जरूर। चल रोक रोक। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? क्या नाम है उनका और क्या गैर कानूनी किया है उन्होंने? मेरे पापा का नाम जनार्दन सिंह है। वो पहले रेसलर थे। रेसलर थे? और अभी अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन उन्होंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है। वो जनार्दन सिंह जो एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन गौरव शर्मा के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में। जी हाँ, लेकिन सर मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कोई गलत काम नहीं कर सकते और ना ही कोई गलत काम होते हुए देख सकते हैं। वो किसी का खून नहीं कर सकते। उन्हें फंसाया जा रहा है। प्लीज सर आप उन्हें बचा लीजिए, वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा। योर ऑनर, ये बात है 5 जून की। अखबार में यह खबर आती है कि एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलिंग ट्रेनिंग की आड़ में स्कूल्स और कॉलेजेस से करीब 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे। यह खबर पढ़ के जनार्दन सिंह बौखला जाते हैं और उसी बौखलाहट में गौरव शर्मा से लड़ने उनके कैबिन में पहुंचते हैं।
दोनों के बीच में तुत्तू मैमे होती है और अपने गुस्से पर काबू न कर पाने की अपनी पुरानी आदत की वजह से जनार्दन सिंह गौरव शर्मा को 10वीं मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और अंततः गौरव शर्मा की मृत्यु हो जाती है। नहीं, मैंने गौरव शर्मा को नहीं मारा। लेकिन आप ये मानते हैं कि आप गौरव शर्मा से नाराज थे और गुस्से में बौखलाते हुए गौरव शर्मा के केबिन में पहुंचे और उससे लड़ाई की? हाँ, ये सच है। उसने मुझसे कहा था कि मैं बच्चों की ट्रेनिंग की फीस नहीं लूंगा, इसीलिए मैं उस फेडरेशन का हिस्सा बना। लेकिन जब न्यूज़पेपर में सच्चाई का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया और उससे मिलने चला गया। और इसी गुस्से में आपने गौरव शर्मा को उठाकर नीचे फेंक दिया। नहीं फेंका। कितनी बार कहूं मैं? अरे कितनी बार भी कहें, लेकिन सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती। आप भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके गुस्से पे आपका नियंत्रण है नहीं। आप इससे पहले भी अपने आपे से बाहर हुए हैं और इसका आपने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता भी है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। 8 साल पहले हमने बहुत सारी कुश्तियां लड़ी, कुछ हारे कुछ जीते, और इस जनार्दन के गुस्से को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। ए बलवीर! पुरानी बातें मत कर। मैं आज भी वही जनार्दन हूं। तुझे एक हाथ से उठाकर पटक सकता हूं मैं। ओए, मैं चूड़ियां पाई हैं क्या? पुराना दिन भूल गया तू अपने? चुप! ऑर्डर ऑर्डर, कृपया अदालत की मर्यादा बनाए रखें। योर ऑनर, इनका क्रोध तो अभी भी साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। खैर, बलवीर सिंह जी, आप किसी ऐसी खास घटना के बारे में हमें बता सकते हैं जब आपने इन महाशय के क्रोध का सामना किया? जी हाँ, ये बात है हमारे बीच हुए आखिरी मुकाबले की। ओलंपिक की सिलेक्शन फाइट थी। कुश्ती के दौरान मुझसे गलत दांव लग गया। इससे पहले कि रेफरी मुझे टोकता, इस जनार्दन को गुस्सा आ गया और गुस्से में आके इसने मेरे मुंह पर घूंसा मार दिया, जिसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुआ और चैंपियनशिप से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। ये सच है, मैंने इसे मारा था, जिसकी सजा मैं आज तक कहीं ना कहीं भुगत रहा हूं मैं। लेकिन इसने मेरे साथ बेईमानी की थी। जी हाँ, और इसी तरह गौरव शर्मा ने भी आपके साथ बेईमानी की थी और आपने गुस्से में आकर बौखला कर उसे उठा के नीचे फेंक दिया था। और वैसे आप जैसे पहलवान के लिए ये करना मुश्किल भी नहीं रहा होगा, नहीं? चुप कर वकील! मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं फेंका। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। बहरहाल बलबीर सिंह जी, ये बात तो हुई 8 साल पुरानी। क्या आप हमें हाल ही की यानी कि 5 जून को क्या हुआ इस बारे में कुछ बता पाएंगे? जी हाँ, न्यूज़पेपर में स्कूल कॉलेज से 2.5 करोड़ रुपए गंवाने की बात पर यह जनार्दन भड़क गया था। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बेईमानी करने की? उसने मुझसे कहा था मुझे फ्री ट्रेनिंग के लिए रखा गया है और खुद करोड़ों का घोटाला कर रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा? जी, जहां तक मैं इस जनार्दन को जानता हूं, यह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। बहुत मुमकिन है कि गुस्से में आकर इसने गौरव को खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। बलवीर सिंह जी, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, आप ही के कथन के अनुसार आपने जनार्दन जी को वहां कैबिन से बाहर जाते हुए देखा, क्रोध में आग बबूला, ये कहते हुए जा रहे थे कि वो गौरव शर्मा को नहीं छोड़ेंगे। जी, आपके मन में आशंका तो जागी होगी, कहीं सचमुच वो गौरव शर्मा को मारने थे? बिल्कुल। तो अपने इन्हें रोकने की, शांत करने का प्रयास नहीं किया, गौरव शर्मा को बचाने का प्रयास नहीं किया, आपने जाने दिया इन्हें? देखिए वकील साहब, मैं जनार्दन से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। वही किया जो आपने 8 साल पहले किया। 8 साल पहले भी आपने जनार्दन जी को उकसाया था,
आप जानते थे कि इन्हें बेईमानी से नफरत है, बेईमानी से इन्हें क्रोध आता है और ये क्रोध में गलती कर जाते हैं, इसीलिए आपने जानबूझकर गलत दांव खेला। ये बौखला गए और इन्होंने गलती की, जिसके कारण इन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और आपका ओलंपिक्स तक का रास्ता साफ हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं वकील साहब? बकवास नहीं कर रहा हूं बलवीर सिंह जी, सही कह रहा हूं। 8 साल बाद भी आपने वही किया ताकि आपकी फेडरेशन की कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वो आपके हाथ से न जाए। वकील साहब, ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। मैं जिस जगह पर हूं उस जगह पर मुझे इस जनार्दन जैसे से क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का एक फाउंडर मेंबर भी हूं। इस जैसे आदमी से मुझे क्या खतरा हो सकता था? खतरा तो था आपको। वो नोटिस जिस फेडरेशन के आप फाउंडर मेंबर है, उसी फेडरेशन ने फेडरेशन से आपको मुक्त करने के लिए नोटिस भेजा था। योर ऑनर, वो नोटिस आपकी मेज पर रखा हुआ है। भेजा था या नहीं? भाई बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। लेकिन आखिर आप इन सब तथ्यों से साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बलवीर सिंह ने जनार्दन को रोका नहीं, इसलिए जनार्दन ने गौरव शर्मा की हत्या कर दी? अगर ऐसा है तो भी जनार्दन का जुर्म कम नहीं हो जाता? नहीं आप भरद्वाज साहब, मैं तो केवल संभावनाओं को टटोल रहा हूं। आपने अपने दलील में कहा था कि जनार्दन जी एक ऐसे पहलवान हैं जिनके लिए किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। बलवीर सिंह जी भी तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, इनके लिए भी किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये संभव है भरद्वाज साहब कि जनार्दन जी गौरव के साथ लड़कर वहां से निकल गए हों, जिसके पश्चात बलवीर सिंह जी वहां पहुंचे हो और इन्होंने ही गौरव को उठाकर खिड़की से बाहर फेंका हो। योर ऑनर, बलबीर सिंह को ये सब करने के लिए गौरव शर्मा के केबिन में उपस्थित होना अनिवार्य था। लेकिन जिस वक्त गौरव शर्मा को केबिन से बाहर फेंका गया, उस वक्त बलबीर सिंह उनके केबिन में नहीं था, बल्कि वो उस वक्त उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जसपाल संधू के साथ थे। जी, बलवीर मेरे साथ ही था। दरअसल वो मुझे यही बता रहा था कि जनार्दन बहुत गुस्से में था और वो गौरव के कैबिन में गया। पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लगी और हम तीनों 10th फ्लोर पर गए गौरव के कैबिन में। पर तब तक तो जसपाल सिंह जी, आपका कैबिन भी तो 10वें माले पर ही है ना? तो फिर आपने बलवीर सिंह जी के साथ ये जो मीटिंग थी, ये अपने कैबिन में क्यों नहीं की? ग्राउंड फ्लोर में क्यों मिले आप लोग? जी, उससे पहले मैं एक्चुअली गौरव के साथ ही था, उसके कैबिन में। ऐसे ही? लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे और राधिका को नीचे उतरना पड़ा। और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो बलवीर का फोन आया और वो मुझसे मिलने चला आया। अगर हमें पता होता कि गौरव की जान को खतरा है तो हम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाते। राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने भी जनार्दन सिंह जी के हाथों द्वारा गौरव की हत्या होते हुए नहीं देखी? जी नहीं, जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो निकल चुका था। तो इतने निर्णायक रूप से आप कैसे कह सकते हैं कि गौरव शर्मा की हत्या जनार्दन सिंह ने की है? और कर भी कौन सकता है? अब करने को तो आप भी कर सकते हैं। देखिए केडी साहब, गौरव की कैबिन में गौरव से मिलने अगर कोई आखिरी व्यक्ति गया था तो वो जनार्दन ही था। और ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो राधिका से पूछ लीजिए। मैं तो जसपाल जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, जहां बलवीर सिंह हमसे मिलने आए थे। फिर उसके बाद हम सब 10th फ्लोर पर पहुंचे, जहां पर हमें गौरव के कत्ल की बात पता चली। तो राधिका जी, आपने भी ये मान लिया कि ये हत्या जनार्दन सिंह जी ने की? जी हाँ, जनार्दन सिंह के रवैये से हर कोई वाकिफ है। और जब बलबीर के ये बताने पर कि जनार्दन बहुत ही गुस्से में गौरव के कैबिन में गया है, शक की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। हाँ, लेकिन संदेह को तथ्य में बदलने के लिए
आंखों से देखना भी तो जरूरी है, आवश्यक है। जो आपने नहीं देखा, आप क्या, आप में से किसी ने नहीं देखा। जी ये बताइए, 10वें माले पर क्या गौरव शर्मा और जनार्दन सिंह के अतिरिक्त और कोई था ही नहीं उस माले? जी नहीं, वहाँ पर हमारे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट हेलन भी थी। मिस हेलन डिकोस्टा, आप एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन की वो जो ऑफिसेज हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट हैं। जी तो जाहिर है कि वहाँ हर आने जाने वाले की सूचना रखती होंगी आप। जी हाँ। तो इससे तो स्पष्ट है कि आपने जनार्दन सिंह जी को गौरव शर्मा के कैबिन में जाते हुए भी देखा होगा, वहाँ से बाहर आते हुए भी देखा होगा। जी मैंने जनार्दन को गौरव सर के कैबिन के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा था। क्यों? आप तो वहीं बैठती हैं गौरव शर्मा जी के कैबिन के बाहर, आपने इन्हें बाहर आते हुए कैसे नहीं देखा? जी दरअसल गौरव सर अपने कैबिन में जसपाल जी और राधिका जी के साथ कोई मीटिंग कर रहे थे। ये लोग करीबन 1:45 तक बाहर निकले होंगे, तब तक मैं रिसेप्शन में ही थी। जसपाल जी और राधिका जी के बाहर निकलने के करीब 5 मिनट बाद ही मुझे जसपाल जी का फोन आया कि मैं उनसे ग्राउंड फ्लोर पर आकर मिलूं। मैं बस जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे जा ही रही थी कि तभी वहाँ जनार्दन जी पहुँच गए। और क्योंकि जनार्दन जी इसी फेडरेशन के एक एम्प्लॉय है, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं की कि वो गौरव सर से क्यों मिलना चाहते हैं, और मैं जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे चली गई। अच्छा ये बताइए कि क्या काम था जसपाल जी को आपसे? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं नीचे पहुंची तब जसपाल जी वहाँ थे ही नहीं। फिर मैं वापस ऊपर आ गई, लेकिन ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि जसपाल जी, राधिका जी और बलवीर जी ये सब लोग 10th फ्लोर पे थे, और गौरव सर को किसी ने। फिर जब मैंने जसपाल जी से ये पूछा कि उन्होंने मुझे नीचे क्यों बुलाया था, तब उनका कहना था कि उन्होंने मुझे कोई फोन कॉल किया ही नहीं। योर ऑनर, मिस हेलन डिकोस्टा की कथन से ये स्पष्ट है कि ये हत्या जनार्दन जी के क्रोध में आने का परिणाम नहीं, किसी व्यक्ति के सोची समझी साजिश का परिणाम है। हत्यारा नहीं चाहता था कि जिस समय गौरव शर्मा की हत्या हो उस समय कोई 10वें माले पर उपस्थित हो, इसीलिए उसने झूठा फोन कॉल करके मिस डिकोस्टा को भी वहां से दूर कर दिया। मिस डिकोस्टा, इतना बड़ा दफ्तर है एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का, तो जाहिर है कि वहाँ रोजाना कई लोग आते जाते होंगे। 10 माले पर ऐसा से पूरे दफ्तर में कोई नहीं था, गौरव शर्मा जी और जनार्दन जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। दरअसल हमारा ऑफिस इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर है। 10th फ्लोर पर गौरव सर, जसपाल जी और राधिका जी रहते हैं। सारे पियोन और पेंट्री 9th फ्लोर पर है, और 8th फ्लोर पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पर जनार्दन जी और बलवीर जी की भी कैबिन है। कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई मिलने वाले विजिटर्स इत्यादि, डिलीवरी बॉयज? लेकिन हाँ, एक विजिटर थे जो पिछले 5 दिन से लगातार ऑफिस में गौरव सर से मिलने के लिए आते थे, लेकिन गौरव सर के पास उनसे मिलने के लिए टाइम ही नहीं था। लेकिन वो भी मेरे रिसेप्शन छोड़ने से पहले चले गए थे वहाँ से जा चुके थे। क्या आज यहाँ अदालत में आए हैं? जरा बताइए देख के। ये थे लास्ट बेंच लेफ्ट साइड। वो भाई साहब जो वहाँ बैठे? जी। जरा खड़े हो जाइए। डॉक्टर कपाड़िया, आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। गौरव शर्मा की हत्या से 5 दिन पहले से आप उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कौन सा आवश्यक काम आन पड़ा था आपको गौरव जी से? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे स्पोर्ट फेडरेशन में डॉक्टर को बड़ा स्कोप रहता है, और मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए मैं गौरव से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुलाकात हो ना पाई। तो जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन भी आप गए थे उनसे भेंट करने? जी हाँ, लेकिन जब हेलन ने बताया कि आज भी वो बिजी है, उनके पास मिलने का टाइम नहीं है, तो मैं वहां से चला गया था। जब मैं 10th फ्लोर पर था तो मैंने हेलन को नीचे जाते हुए देखा, और मैंने सोचा कि यही मौका है गौरव जी से मिलने का। लेकिन मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने एक आदमी को बहुत गुस्से में भागते हुए बाहर आते देखा। अच्छा, किसे देखा था आपने गौरव शर्मा जी के कैबिन से बाहर आते हुए? यही आदमी है वो।
और इसके निकलने के बाद मैं हिम्मत करके जब ऑफिस में गया तो मैंने देखा सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ऑफिस की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। सर मैं बहुत डर गया था और उससे पहले कि वहां कोई और आ जाए मैं वहां से चला गया। योर ऑनर, इस केस को एक चश्मदीद गवाह की अत्यंत आवश्यकता थी और वो कमी पूरी हो गई। और योर ऑनर, ये चश्मदीद गवाह है एक स्पाई कैम। योर ऑनर, गौरव शर्मा की एक आदत थी, वो अपने कैबिन की टेबल पर रखी लैंप में एक स्पाई कैम लगा के रखता था ताकि अपने कैबिन की गतिविधियों पर नजर रख सके। मैं उसी स्पाई कैम की रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज इस अदालत के सामने दिखाना चाहता हूं योर ऑनर। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, ये सब करना पड़ता है जनार्दन। अगर ये बिजनेस है तो मैं आज से और अभी से इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूं। तुम्हें फेडरेशन से जाने से रोकने के लिए मैं बहुत हूं। मेरा एक इशारा बहुत है। चल रोक मुझे, रोक, रोक, रोक। योर ऑनर, इस वीडियो फुटेज से ये साफ हो जाता है कि जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा से लड़ाई की। दरअसल गौरव शर्मा ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जनार्दन सिंह को रोकने की कोशिश की थी और इसी गुस्से में जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा को उठा के नीचे फेंक दिया। मैं चाहूंगा कि यह अदालत इस वीडियो फुटेज और तमाम गवाहों के बयान के आधार पर जनार्दन सिंह को गौरव शर्मा की हत्या के जुर्म में सजा सुनाए। यह अदालत इस केस पर अगली सुनवाई में अपना फैसला देगी। तब तक के लिए यह अदालत बर्खास्त की जाती है। सर, मैंने एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के रिसेप्शन की कॉल लिस्ट निकलवा ली है। 1:45 से 2 बजे के बीच सिर्फ एक कॉल आई थी। यही है वो नंबर। गौरव शर्मा के ऑफिस जाना पड़ेगा। कमरे की घड़ी की आवाज नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी और के घड़ी की आवाज थी। और कौन था इस कमरे में? केडी सर, ये रजिस्टर देखिए, कुछ अजीब नहीं है। डॉक्टर रघुनंदन 5 दिन से यहाँ आ रहा था, लेकिन उसने अपने एड्रेस की जगह बैंगलोर के दिशा हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा है। आखिर एक डॉक्टर बैंगलोर से यहाँ काम ढूंढने क्यों आएगा? गुड क्वेश्चन वरुण, तेरे इस प्रश्न का उत्तर तो बैंगलोर जाकर ही मिलेगा। जा जरा दिशा हॉस्पिटल जाकर कर्मचारियों से बात कर, डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया का इतिहास निकाल। राइट सर। हेलो। या व्हाट? लेकिन कब? क्या क्या हुआ? सब मेरा दोस्त
रमन स्वरूप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर, पुलिस को उसकी लाश एक नाले के पास से मिली है। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है सर। उसकी लाश तो पहचानी भी नहीं जा रही थी। वो तो लकीली उसके पर्स में उसका आइडेंटिटी कार्ड था सर। सॉरी वरुण, सॉरी टू हियर अबाउट दैट। तूने बताया था तेरा दोस्त एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के लिए कोई काम कर रहा था। क्या चल रहा है इस फेडरेशन में? और मुझे लगता है ये दोनों हत्याएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। बेंगलुरु जाने से पहले तो पुलिस स्टेशन जा और तेरे दोस्त की हत्या की सारी डिटेल्स निकलवा। आई एम श्योर देयर इज अ कनेक्शन समवेयर। वरुण, डेड बॉडी को पहचान पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके पास से मिले सामान से हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि बॉडी रमन स्वरूप की है। दवे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? वो तो कल मिलेगी, लेकिन हाँ, उनकी जेब से उनका मोबाइल मिला है जो पानी में भीग जाने की वजह से खराब हो चुका है। लेकिन सिम की मदद से हमने उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। क्या मैं वो रिपोर्ट देख सकता हूँ? हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर रघुनंदन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर रघुनंदन? जी। क्या बात है बलवीर सिंह जी, क्या नायाब रास्ता ढूंढा आपने एक बार फिर से जनार्दन जी को अपने रास्ते से हटाने का। पहली बार तो आपने इन्हें खेल से बाहर किया था, इस बार तो सीधे जेल भिजवा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? वही कह रहा हूँ जो सच है। आप जानते थे कि जनार्दन जी को जब फेडरेशन में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मिलेगी तो वो क्रोधित होकर कोई न कोई गलत कदम अवश्य उठाएंगे। तभी तो अंदर के इस भ्रष्टाचार की जानकारी आपने दैनिक समाचार पत्र में लीक की थी या नहीं? वकील साहब, ये सब झूठ है, बकवास है सब। ये सब झूठ नहीं, आप झूठे हैं बलवीर सिंह जी। ये रहा दैनिक समाचार पत्र के एडिटर का बयान, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है योर ऑनर कि फेडरेशन के अंदर की जानकारी लीक करने वाले बलवीर सिंह जी ही हैं या नहीं बलवीर सिंह जी? ठीक है वकील साहब, मैं मानता हूं कि वो खबर मैंने ही न्यूज़पेपर में छपवाई थी। मुझे मालूम था कि ये खबर पढ़ते ही ये गुस्से से पागल हो जाएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और गौरव से जाके झगड़ा करेगा और फेडरेशन खुद छोड़ देगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सनकी जनार्दन उस गौरव का खून कर देगा। मुझे बलवीर सिंह जी से आगे कुछ नहीं पूछना। मैं डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया, बड़ी अद्भुत बात है कि वहाँ एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर में इतने लोगों के होने के बावजूद आप वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने जनार्दन जी को गौरव शर्मा जी के 10 माले के कैबिन से बाहर आते हुए देखा और किसी ने नहीं देखा। सही कह रहा हूँ? जी हाँ सर। और आप वहाँ 5 दिनों से गौरव शर्मा जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे, सही कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने हत्या के दोपहर को मिस डिकोस्टा को नीचे से एक फोन कॉल करके, झूठा फोन कॉल करके उन्हें नीचे बुलाया, सही कह रहा हूँ? ग्राउंड फ्लोर पर? जी, मैं आती हूँ। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने कोई झूठा कॉल नहीं किया था। डॉक्टर कपाड़िया, इस अखाड़े का मैं नवसिखिया नहीं, एमेच्योर नहीं, बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के रिसेप्शन पर कॉलर आईडी लगाया गया है और हर आने वाले कॉल को नंबर समेत दर्ज किया जाता है, जिसकी सूची जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिसमें आपका नंबर है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस समय मिस डिकोस्टा को वो फोन गया था आप ही के नंबर से गया था। बताइए कि क्यों आपने मिस डिकोस्टा को फोन करके ग्राउंड फ्लोर पर बुलाया था? एक्चुअली सर, मैं बहुत परेशान हो गया था। 5 बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हेलन ने मुझे गौरव से मिलने नहीं दिया था। और जब मैंने देखा कि हेलन के अलावा ऑफिस के आजू बाजू में कोई नहीं है तो मैंने बाहर जाकर अपने मोबाइल से हेलन को कॉल किया ताकि मैं गौरव से मिल पाऊं। राइट। 12:30 बज गए। कितना बज रहा है आपकी घड़ी में? 12:30। नाइस वॉच। तो ऐसा क्या विशेष काम आन पड़ा था गौरव जी के साथ कि आप
बेंगलोर निवासी है, तो बेंगलोर में अपना काम काज सब छोड़कर यहाँ मुंबई में पड़े हुए थे, गौरव शर्मा जी के पीछे पड़े हुए थे। ऐसा क्या विशेष काम था? किसी के काम करने पर कोई रोक है क्या? अगर मैं बेंगलोर छोड़कर यहाँ काम करना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, काम करने में अब क्या परेशानी भला। हाँ लेकिन जब किसी काम करने के लिए इतने ठोस प्रकार से आप किसी के पीछे पड़ जाए, जो काम करने के लिए आप एक किसी प्राइवेट डिटेक्टिव का सहयोग भी ले, तब बात थोड़ी विचित्र हो जाती है। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये सब बकवास है सर। देखिए अब मैं नहीं जानता ये सब बकवास है या नहीं। मैं तो डॉक्टर कपाड़िया केवल वही दोहरा रहा हूँ जो दिशा हॉस्पिटल के आपके सहकर्मियों ने मुझे बताया। रमन स्वरूप, इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? रमन स्वरूप, ये देखिए। जी मैं इसे नहीं जानता। मस्ट बी जोकिंग डॉक्टर कपाड़िया। ये वही प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका सहयोग आपने लिया था इस काम के लिए। पता नहीं क्या काम आन पड़ा था आपको, और आपका इनके साथ फोन पर फोन कॉल्स का आदान प्रदान चलता रहता था। और मुंबई में भी आप जब आए मुंबई, उसके 2 महीना पहले से ये आपके केस पर काम कर रहे थे। ये सब बेकार की बात है और मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। गौरव शर्मा को तो जानते थे या नहीं जानते? जी नहीं। गौरव शर्मा को भी नहीं जानते। डॉक्टर कपाड़िया, अब भी आप अगर सच ना बोलना चाहें तो एक बार जसपाल सिंह जी को बुलाकर प्रयास करते हैं, शायद वो सच बोल दें। जसपाल जी, आप रमन स्वरूप को तो नहीं जानते होंगे? मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला। हाँ लेकिन डॉक्टर कपाड़िया को तो आप जानते हैं या जानते थे? जी नहीं। कि ये तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। ये 8 साल पहले की मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कॉन्फ्रेंस, ये देखिए आप हैं, आप ही हैं। जी जी हाँ। ये गौरव शर्मा जी हैं। बिल्कुल। और ये बिल्कुल लग के खड़े हुए ये डॉक्टर कपाड़िया हैं, देखिए। तभी आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते उन्हें। अब देखिए केडी साहब, मैं और गौरव पिछले 15 सालों से साथ साथ थे, और इन 15 सालों के दरमियान हम ऐसे कई एसोसिएशंस और फेडरेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो अब सबको तो नहीं पहचान सकते ना। आपको तो डॉक्टर कपाड़िया याद नहीं आए? क्या आपको लगता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद डॉक्टर कपाड़िया की स्मरण शक्ति जागेगी, वो पहचान पाएंगे सबको? जी नहीं। कमाल है डॉक्टर साहब, ये तस्वीर बताने के बाद भी आप गौरव शर्मा और जसपाल संधू को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये तो बताइए डॉक्टर कपाड़िया कि आपको 8 साल पहले 7 साल के लिए बेंगलोर जेल भेज दिया गया था, क्यों, क्या अपराध किया था? डॉक्टर कपाड़िया कि आपको 8 साल पहले 7 साल के लिए बेंगलोर जेल भेज दिया गया था, क्यों, क्या अपराध किया था? धोखा दिया था इन दोनों ने मुझे। इन दोनों की वजह से मुझे जेल हुई। आज का गौरव शर्मा कल का रघुवीर यादव था। उसने मेरी मदद से बेंगलोर मेडिकल एसोसिएशन खोला और मेरी पोजीशन का गलत फायदा लिया। कुछ दिनों में करोड़ों का गफला करके वो भाग गया और मैं फंस गया, मुझे जेल हो गई। फिर जेल से रिहा होने के बाद में आपने रमन स्वरूप की मदद लेकर गौरव शर्मा उर्फ रघुवीर शर्मा को ढूंढ निकाला। मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी रमन स्वरूप को नहीं जानता हूँ। डॉक्टर कपाड़िया, अगर आप रमन स्वरूप को जानते ही नहीं तो फिर आपने उनकी हत्या क्यों की? 1:50 हो गया है, बोलिए ना, आपने रमन स्वरूप की हत्या क्यों की जब आप जानते ही नहीं थे उसको? मैंने किसी की हत्या नहीं की। योर ऑनर, रमन स्वरूप के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 1 जून की रात को .22 कैलिबर रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी और फिर उनके शरीर को नाले में फेंका गया था। बैलिस्टिक्स के अनुसार वो .22 कैलिबर रिवॉल्वर डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया की है। वो रिवॉल्वर इनके नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस ने वो रिवॉल्वर इनके होटल के कमरे से बरामद की है। डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आपने रमन स्वरूप की हत्या नहीं की? ये मुझे फंसाने की साजिश हो रही है।
मैंने किसी का खून नहीं किया है। रमन स्वरूप को ना मैं जानता था, ना मैंने रमन स्वरूप का खून किया है। गौरव शर्मा को तो आप जानते थे, क्या आपने उसकी हत्या की है? ये क्या बकवास है? मैंने पहले भी अपने बयान में बताया कि मैं जब 10th फ्लोर पर पहुंचा था तभी मैंने जनार्दन को बाहर आते हुए देखा था। हाँ, ये तो बताया, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि जनार्दन जी के वहां से जाने के बाद आप गौरव शर्मा के कैबिन में गए। गौरव शर्मा टेबल पर चोट लगने के कारण जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। आपने उन्हें उठाया और 10 माले की खिड़की से नीचे फेंका या नहीं? ये झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। 155 डॉक्टर कपाड़िया, 1:55। योर ऑनर, अगर डॉक्टर कपाड़िया अब भी सच कबूल करने को तैयार नहीं है तो मैं एक बार फिर अदालत में वही स्पाई कैम फुटेज चलाना चाहूंगा जो पहली बार प्रोसिक्यूशन ने बतौर चश्मदीद गवाह के पेश की थी। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, ये सब करना पड़ता है जनार्दन। अगर ये बिजनेस है तो मैं आज से और अभी से इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूँ। तुम्हें फेडरेशन से जाने से रोकने के लिए मेरा एक इशारा बहुत है। योर ऑनर, हाँ डॉक्टर कपाड़िया, अब करेंगे एक बाले जुर्म या कुछ और सबूत पेश करूं? मैंने कहा था आपसे इस अखाड़े का मैं नौसिखिया नहीं, मंझा हुआ खिलाड़ी। हाँ, मैंने ही गौरव का खून किया। उसकी वजह से 7 साल मैंने जेल में बिताए और इस शर्मिंदगी की वजह से मेरी बीवी ने आत्महत्या करी और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गौरव ही था। गौरव। मैं 1 साल पहले जेल से छूटा और तब से गौरव की तलाश शुरू कर दी मैंने। दिशा हॉस्पिटल ने मुझे कैजुअल सा जॉब दिया था, लेकिन मेरा मकसद अब प्रैक्टिस करना नहीं रहा था, मुझे गौरव को खत्म करना था। मेरी बीवी की मौत का बदला लेना था मुझे उससे, और इसीलिए मैंने रमन स्वरूप डिटेक्टिव को हायर किया। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि गौरव फेडरेशन का काम कर रहा है, तब मैंने सोचा कि ये डिटेक्टिव जान गया है कि मैं गौरव को ढूंढ रहा हूं और आगे जाके वो खतरा बन सकता है। मैं मौका ढूंढ रहा था गौरव को मारने का, और उस दिन जनार्दन ने मुझे वो मौका दे दिया। मैंने सोचा गौरव का खून का इल्जाम जनार्दन पर आएगा, कोई मेरी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन ठीक है, मुझे अपने गुनाह का कोई अफसोस नहीं है। अब जिंदगी में बचा ही क्या है कि मैं कोई सजा से डरूं। The defense rests, Your Honor. तमाम सबूतों, गवाहों और डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया के बयान के आधार पर यह अदालत जनार्दन सिंह को बाइज्जत बरी करती है और डॉक्टर रघुनंदन पर रमन स्वरूप और गौरव शर्मा के कत्ल के जुर्म में केस चलाने का हुक्म सुनाती है। The case is closed. एक मिनट एसीपी सर, इनसे बात करने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। केडी मालूम है। केडी पाठक, आप यहाँ कैसे? सर, सीआईडी के विरुद्ध डीसीपी साहब का केस अदालत में मैं लड़ रहा हूं। कागजात तो ना आप घबराइए मत डीसीपी साहब, मैं जानता हूं आप निर्दोष हैं और अदालत में मैं ये बात साबित भी कर दूंगा।
हमेशा की तरह जीत सच्चाई की होगी। योर ऑनर, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि केडी वर्सेस आई.एम. जायसवाल, उससे बड़ा मुकाबला हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज तो कमाल हो गया। केडी वर्सेस सीआईडी, मतलब क्या सूरज वर्सेस चांद या फिर रात वर्सेस दिन? नो नो, एक्चुअली योर ऑनर, इट इज शेर वर्सेस हाथी। बचपन में मेरी दादी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी योर ऑनर, जंगल की कहानी, जहाँ पे एक शेर था, खूंखार ताकतवर शेर, जो हर जानवर को हरा देता था हमेशा, और उसे ये लगने लगा था कि वो नंबर 1 है। 100% ट्रैक रिकॉर्ड। और इसी गुरूर के चलते, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो शेर ने एक छोटी सी गलती कर दी, बड़े से हाथी को ललकार दिया। फिर क्या, नतीजा तो भुगतना ही था। थामा जी सटकली। इस बार शेर की नहीं, हाथी की हटी, और शेर की इज्जत घटी। इस केस के अंत में ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है योर ऑनर, क्योंकि केडी पाठक साहब के सक्सेस का फाटक बंद होने वाला है। सीआईडी जैसे हाथी से पंगा ले लिया है, राइट? क्या इनसे बात करते हैं। डीसीपी सर, आपने मुझे सीआईडी में दाखिला नहीं दिया, इस बात का मुझे आज तक रंज था, लेकिन अब नहीं है। गुड, मैं सीआईडी में नहीं हूं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। खैर, क्या लगता है आपको, ये जो दिलचस्प मुकाबला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जंगल का उदाहरण आपने सही दिया मिस्टर जायसवाल। जंगल का राज ही तो चल रहा है यहाँ पे। एक इज्जतदार और जिम्मेदार डीसीपी के ऊपर 2-2 खून के इल्जाम, वो भी अपने ही आदमियों के, रोहित के और सालों के। मैं ऐसी बेवकूफी क्यों करूंगा? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं डीसीपी सर। दिस इज रिडिकुलस। इस बार डीसीपी प्रद्युमन अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। जायसवाल साहब, ऑल योर्स। डीसीपी साहब, इनकी बातों से आप अपना आपा मत खोइए। ये तो यूं ही बस चुटकुले कहानियां अदालत में सुनाते रहते हैं हम सबके मनोरंजन के लिए। योर ऑनर, केवल किसी के किसी पर उंगली उठा देने से पर्दा गिर नहीं जाता। आपने सुना? मुझे पूरा विश्वास है डीसीपी साहब कि अंत में आप निर्दोष साबित होंगे। Oh, really? अभिजीत सर, 15 साल की आपकी गुडविल 15 मिनट से कम समय में पानी फेरना चाहते हैं पाठक साहब। आपकी इन्वेस्टिगेशन पे उंगली उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता है आपको वहां से उठ के यहाँ आना चाहिए, इस सवाल का जवाब देना चाहिए, है ना? योर ऑनर, मैं यहाँ सीआईडी के उठाए किसी कदम की सफाई देने नहीं, बल्कि सिर्फ गवाही देने आया हूँ, जो सीआईडी को मिले ठोस सबूतों पर आधारित है। 18 जुलाई 2012 को ब्लू मून बार के मेकअप रूम में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष का खून हुआ। एक गोली उनके सीने को चीरती हुई जाके दीवार में धंस गई। कातिल ने वो गोली उठाई और उसे अपने साथ ले गया, और वही गोली योर ऑनर सीआईडी ने बरामद की डीसीपी चित्रोले के घर से। यस योर ऑनर, और ये वही गोली है योर ऑनर जिस पर इंस्पेक्टर रोहित के खून के निशान भी पाए गए थे। ये योर ऑनर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट जो कहती है कि उस गोली का घर डीसीपी सर का गन था, यानी कि इट्स वेरी सिंपल, गोली उस गन की और गन डीसीपी सर की। एंड ऑफ मैटर। वाह 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 जायसवाल साहब, क्या बात है। आइए आइए आइए, इस बार तो आपने 10 मिनट के पहले ही एंड ऑफ द मैटर कर दिया। वेल डन। गो ऑन गो ऑन। नहीं, अभी आपके राज में क्या गो ऑन। बस एक साधारण सा सरल सा प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं इंस्पेक्टर अभिजीत से, इफ यू डोंट माइंड। जीतने दे देंगे मुझे आप। डीसीपी चित्रोले ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई जो ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष के सीने को चीरती हुई जाकर दीवार में धंस गई। डीसीपी साहब ने दीवार से वो गोली बाहर निकाली, अपने साथ घर ले गए, और सीआईडी ने वो गोली, ये गोली डीसीपी सर के घर से बरामद की। यहाँ तक की कहानी सही है मेरी इंस्पेक्टर अभिजीत?
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। दीवार में गोली धंसने से जो सुराख पड़ी थी, कितनी गहरी थी वो सुराख? यही कोई आधा पौना इंच। अब मेरा सरल सा प्रश्न आपसे ये है इंस्पेक्टर अभिजीत, वो गोली ऑफिसर रोहित के सीने को चीर कर गई, इसलिए फोरेंसिक्स को उस गोली पर, इस गोली पर ऑफिसर रोहित के खून के निशान मिले। वो गोली जाकर के दीवार में धंस गई। फोरेंसिक्स को उसी गोली पर उस दीवार के सीमेंट या प्लास्टर के कुछ ट्रेसेस मिलने चाहिए थे, जो फोरेंसिक्स को नहीं मिले। कुछ तो गड़बड़ है ना? इट्स ओके। अटपटे सवाल करना इनकी फितरत है, लेकिन चटपटे जवाब देना मेरा हुनर है। आई टेक इट फ्रॉम योर। हो सकता है कि डीसीपी साहब ने वो निशान पोंछ दिए हो, साफ कर दिए हो। राइट। तो अगर डीसीपी साहब ने वो गोली पोंछ दी हो, तो उस पर से रोहित के खून के निशान भी साफ हो जाते। मिस्टर पाठक जी, आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये गोली भले ही डीसीपी चित्रोले के गन से निकली हो, लेकिन ये गोली ब्लू मून बार के मेकअप रूम डीसीपी साहब की गन से नहीं चली। केडी इज राइट सर, मगर सर मैं बड़े अफसोस के साथ सबके सामने ये मानता हूँ कि मैंने कभी गोली चलाई नहीं है बिना बात के। बस ले दे के एक दो बार फायरिंग रेंज में फायरिंग की है। उन्हीं 3-4 गोलियों में से किसी ने एक गोली उठाई और उस पर रोहित का खून लगा के मेरे घर में ले जाकर रख दी। मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं है। आपने जो कुछ किया है सर, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोली आपके खिलाफ आरोपों की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है, सिर्फ एक छोटी सी कड़ी। डीसीपी सर, ब्लू मून बार कि वो गोली नहीं सॉरी, वो झूली मेरी अगली गवाह। यही है वो आदमी जिसे मैंने बार के पीछे वाले रास्ते से निकलते हुए देखा था। अरे इसमें नई बात क्या है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं वहाँ गया था रोहित से मिलने के लिए। लेकिन इनके हाथ में गन भी थी, और जैसे ही इन्होंने मुझे देखा, फौरन उस गन को जैकेट के पॉकेट में छुपा दिया। करेक्ट। और ये गन गौर से देखो जूली और बताओ क्या वो यही गन है? जी। ये वही गन है सर, आप ही की गन। वाह, मेरे खिलाफ झूठे गवाहों की लाइन लगा के रख दी है तुमने जायसवाल साहब। अद्भुत जूली जी, अद्भुत। मतलब आपके बार में किसी की हत्या होती है, आप डीसीपी साहब के हाथ में गन देखती हैं, आप इन्हें वहां से जाते हुए देखती हैं, लेकिन ना आप पुलिस से कुछ कहती हैं ना सीआईडी से कुछ कहती हैं, और इतना समय बीत जाने के बाद अचानक इस बात का खुलासा आप अदालत में करती हैं। देर से ही सही, लेकिन अब मैं बोल तो रही हूँ ना। हाँ, बोल तो रही हैं। सोच लीजिए जरा, और भी कुछ होगा बोलने के लिए। हो सकता है आपने डीसीपी साहब को रोहित पर गोली चलाते हुए भी देखा हो। याद कर लीजिए, या बाद में याद आएगा किसी के कहने पर। अभिजीत सर इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आपने ये झूठा गवाह यहाँ पे खड़ा किया है। What is this? रेओ जायसवाल साहब, ये चुगली तो औरतें करती है, आपको शोभा नहीं देता। योर ऑनर, मैं अपनी गन उस मीटिंग में लेके जरूर गया था, मगर ना तो मैंने वो गन बाहर निकाली और ना ही उसका इस्तेमाल किया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं डीसीपी सर। आपने वो गन निकाली भी, उसका इस्तेमाल भी किया, क्योंकि आप रोहित को मारने के इरादे से ही वहां पे बार में गए थे, और इस बात को साबित करेगा मेरा अगला गवाह छोटू चाय वाला, योर ऑनर। अरे चाय वाला, इस चाय वाला बार वाला किसी को छोड़ा है क्या? नहीं, आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं सर। साहब, मैं डीसीपी साहब का बहुत पुराना खबरी रहा हूँ। उस दिन इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मुझे इंस्पेक्टर रोहित से फोन पे बात करना है, और ये कहना है उससे कि डीसीपी साहब को, यानी कि इनको जान से कोई मारना चाहता है, ताकि रोहित घबरा कर अपने अंडर कवर से बाहर निकले और जाके
डीसीपी साहब से मिले और डीसीपी साहब उसको मार सके। छोटू, तुम होश में हो? ये क्या बोले जा रहे हो? झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सर। डीसीपी चित्रोले, प्लीज प्लीज आप इन्हें बोलने दीजिए। आई एम सॉरी। पता नहीं साहब इनके सर पे क्या भूत सवार हो जाता है। पहले रोहित को मारा, उसके बाद ये मुझे भी मारना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ डैडी वाले आकर मुझे बचा लिए, वरना। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे मारने की खबर इसे दी किसने। ये भी मिला हुआ है, मिला हुआ है। क्यों साहब गरीब आदमी को फंसा रहे हो? अरे मैं किससे मिला होगा? छोटू जी, दोस्त एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना। ये डीसीपी साहब जो हैं ये रोहित को मारना चाहते थे, रोहित को अपने कवर से बाहर निकालना चाहते थे। ये जो सारी बातें तुमने भी कही, इसका कोई तीसरा गवाह है? नहीं साहब, जब मुझे डीसीपी साहब ने घर पे बुलाकर ये बात कही, कोई और नहीं था। दो बातें हो सकती है मेरे दोस्त, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या डीसीपी साहब। ऑफ कोर्स डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं। ये निर्णय भी 10 मिनट पूरे होने से पहले ही ले लिया। ये क्या बात है, जलवे पे जलवा। योर ऑनर, एक तरफ छोटू है जो 17 साल की उम्र में मुंबई आया और 18 साल की उम्र से जुर्म पे जुर्म किए जा रहे हैं। मेरी दूसरी ओर डीसीपी चित्रोले है, जिन्होंने इस छोटू को सत्य की राह पर चलना सिखाया, चाय की दुकान भी खोल के दी। डीसीपी चित्रोले एक बेदाग ईमानदार ऑफिसर जिस पर आज तक किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इस नतीजे पर पहुंचना कठिन नहीं है। और ऑनर के दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये गवाह भी झूठा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सीआईडी भी झूठी है? एक मिनट अभिजीत सर, फिर से एक बार आप पे आरोप लग रहा है। क्या हो क्या रहा है? जसवाल साहब, आपके होते हुए माचिस की आवश्यकता नहीं है आग लगाने के लिए। मिस्टर केडी, तुम बातों को घुमा सकते हो पर सबूतों को नहीं। योना, इंसान के एक्शन का अंदाजा उसके रिएक्शन से हो जाता है। जब डॉक्टर सालुंखे डीसीपी साहब के घर इन्हीं के खिलाफ सबूत लेके पहुंचे, ये बताने के लिए कि रोहित के शरीर पे से इनका बाल मिला है, तो इन्होंने फौरन सीआईडी को फोन क्यों नहीं किया? अगर ये बेगुनाह थे तो हम इनकी मदद करते, असली खूनी तक पहुंचते, पर नहीं। इन्हें मालूम था कि डॉक्टर सालुंखे के इनके काले कारनामे के बारे में पता चल चुका है, इसलिए इन्होंने उससे भी गिरी हुई हरकत की। डॉक्टर सालुंखे को इतनी बेदर्दी से मारा। You will have to pay for this, DCP साहब। You will have to pay for this। अभिजीत, मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर सालुंखे को मारूंगा? यस सर, आप ऐसा कर सकते हैं। सीआईडी में सबको मालूम है आपने सालुंखे साहब के साथ किस तरीके का बर्ताव किया, किस तरीके से बात की थी। इस सालुंखे की तो मैं वो हालत करूंगा कि उसके बाद जिंदगी भर आदमियों से बात करने लायक नहीं रहेगा, सिर्फ मुर्दों से बात करेगा। और सालुंखे साहब ने भी आपकी बेइज्जती करके किस तरीके से आपको जवाब दिया था। आप कर सकते हैं सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, मैं तो खुद सीआईडी को बताने वाला था। मैंने कहा भी सालुंखे को कि अभी फोन करो सीआईडी को। हाँ, अब तो आप ऐसा ही कहेंगे डीसीपी सर, क्योंकि आपकी बात को झुठलाने के लिए डॉक्टर सालुंखे तो है नहीं। मैं हूं ना। आई फॉरगॉट। मैं हूं ना जायसवाल साहब, क्यों चिंता करते हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, उलझन सी है मेरे मन में। सीआईडी डीसीपी साहब के घर पहुंची, उससे पहले ही कैसे उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर सालुंखे वहां है? डॉक्टर सालुंखे का मोबाइल डीसीपी साहब के घर में ट्रेस हो रहा था और सालुंखे साहब की गाड़ी डीसीपी सर के घर के बाहर खड़ी थी। आपने उनकी गाड़ी देखी? ऑफ कोर्स। गाड़ी को अंदर से देखा? क्या मतलब? नहीं देखा ना आपने गाड़ी को अंदर से। देखा होता तो आपको पता चलता कि डॉक्टर सालुंखे की गाड़ी की चाबी उनकी गाड़ी में लगी हुई थी और गाड़ी रिवर्स गियर में फंसी हुई थी। पाठक साहब, केस को क्यों रिवर्स गियर में लेके जा रहे हैं? आगे बढ़ाना है ना? नहीं माना था वो गियर रिवर्स गियर में थी गाड़ी, तो इससे क्या डीसीपी साहब बच जाएंगे?
इंस्पेक्टर अभिजीत, क्षमा चाहता हूँ, इन्हें सब कुछ बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। यहाँ नहीं जायसवाल साहब, हुआ यूं कि डॉक्टर सालूम के डीसीपी साहब के साथ बात करके इनके घर से बाहर आए, अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने गाड़ी रिवर्स गियर में डाली। गाड़ी बाहर निकल ही रही थी जब अचानक किसी ने उन पर हमला किया। किसी ने नहीं, डीसीपी ने। तो ये भी बताइए कि डीसीपी साहब को अगर डॉक्टर सालूम के ऊपर हमला करना होता तो वो अपनी चार दीवारी में उन पर हमला करते, जहां और कोई देखने वाला नहीं था, कोई गवाह नहीं था। क्यों इंतजार किया इन्होंने डॉक्टर सालूम के बाहर जाने का और फिर जाकर डॉक्टर सालूम के ऊपर हमला किया ताकि पूरी दुनिया इन्हें देखे? Does it make sense at all? है ना इंस्पेक्टर अभिजीत? देखो केडी, सिर्फ ये कह देने से कि गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई थी, गियर रिवर्स में था, कोई 100% नहीं कह सकता कि डॉक्टर सालूम के घर के बाहर निकले थे। अक्सर लोग अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए गियर लगा देते हैं। अक्सर लोग गाड़ी के अंदर चाबी भूल जाया करते हैं। करेक्ट। आप तो हमारे सीनियर से भी ज्यादा सेंसिबल निकले। करेक्ट। ओह, दैट रिमाइंड्स मी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत, मेरी गाड़ी की चाबी है, मैं भूला नहीं हूँ, गाड़ी की चाबी है। गाड़ी की चाबी है, लेकिन आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में है जायसवाल साहब। योर ऑनर, मुद्दा यहाँ ये है कि डीसीपी साहब ने डॉक्टर सलूमके की हत्या की इनके विरुद्ध पाए गए सबूतों को मिटाने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब इन्होंने ऑफिसर रोहित की हत्या की ही नहीं तो फिर कैसे सब ऑफिसर रोहित को इन्होंने स्वयं नियुक्त किया था इस ऑपरेशन पर? राइट सर? प्रिसाइसली रोहित मेरा एजेंट था और वो मेरे लिए एक बहुत बड़े ड्रग माफिया गैंग का पर्दाफाश करने ही वाला था, तो उसे मारकर मैं अपने ही ऑपरेशन का सत्यानाश क्यों करूं? यही सवाल सीआईडी के जहन में चल रहा है सर, लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। क्या आपने अपने ही वफादार की जान क्यों ली? उठ, कुछ सवाल इस नमक हलाल के लिए भी बचा के रखिए जज साहब। जनार्दन, तुम? सर ये तो मेरा ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है। हाँ, और अब आपके केस की गाड़ी सीधे खाई में ले जाएगा। कौन नहीं तो यहीं पे। इंस्पेक्टर दया, प्लीज आप शांत हो जाइए। माफी चाहता हूं मिलान, मगर शांत कैसे हो? कैसे शांत हूं मैं? डॉक्टर सालूम के हमारे परिवार का हिस्सा थे, हम में से एक मारा गया और जिस तरह बेरहमी से उन्हें मारा गया, सर कुचल गए। अगर इस अदालत में आज इंसाफ नहीं हुआ तो मैं इसे तो दया। सर पिछले 1.5 साल से मैं डीसीपी सर की नौकरी पे हूँ। डे नाइट में उनकी सर्विस गाड़ी चलाता हूँ और उस रात जब डॉक्टर सालूमके आए तो डीसीपी साहब ने अपने सभी सिक्योरिटी वालों को जाने को कहा और मुझे भी। फिर अचानक से 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके वापस बुलाया और मुझसे कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, एक बड़ा एयरबैग, एक रस्सी और एक खोदने का फावड़ा लाना है, एक लाश को दफनाना है। और फिर मैं वहां से सामान लेने गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं इनको ना बोलने के लिए वापस लौटा तो मैंने बाहर ही देखा कि सीआईडी वालों की गाड़ियां खड़ी थी। मुझे समझ में आ गया कि कुछ बड़ा लफड़ा है। सच कहूं तो मैं डर गया था, इसलिए मैं भाग गया वहां से। तो ये है तेरा असली रंग जनार्दन? असली रंग तो धीरे धीरे आपका सामने आ रहा है डीसीपी सर, जो गिरगिट की तरह आप बदलते रहे हैं अब तक। नहीं, वो बारगल जूली वो भी गलत, छोटू चाय वाला, ये ड्राइवर जनार्दन, सब गलत, सिर्फ आप ही सच, क्योंकि आप तो सच्चाई के पुतले हैं, सत्यवादी हैं। जायसवाल, एक बार मैं इस केस में से छूट जाऊं, फिर मिलना तो मुझे बाहर।
मैं छूटने दूंगा तब देखेंगे ना आप, और तब मिलेंगे ना। याद रखिए, फिलहाल कटघरे की उस तरफ आप है और वहीं से सीधे जाएंगे आप फांसी के तख्ते तक, और वहां मैं आपको मिलने आऊंगा बाय बाय कहने। द केस इज ओवर। क्या अब भी कोई सवाल पूछ के इस केस को दूसरे गियर में डालना चाहेंगे आप पाठक साहब? मिस्टर जनार्दन, आप विटनेस बॉक्स से उतर सकते हैं। सर, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं सर कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सर आपके इस पाप में मैं भागीदार नहीं बन सकता, वरना मैं अपने आप से, अपने बच्चों से कभी जिंदगी में आंखें नहीं मिला पाऊंगा। वर्दी पहनने से पहले इस वर्दी का मान रखने की शपथ ली थी मैंने, और अगर सर याद हो आपको तो ये शपथ किसी और ने नहीं, खुद आपने दिलाई थी। मैं तो नहीं भूला। सर आप कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए सर? आप कैसे भूल गए? योर ऑनर, प्रतिपक्ष को बिना बताए इस केस में नया गवाह पेश किया गया है। प्रतिपक्ष इस गवाह की पैरवी करने के लिए अदालत से समय की मांग करता है। केडी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ केडी, जो सच है वही कह रहा हूं। सर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। अंडर कवर पुलिस ऑफिसर रोहित राज्याध्यक्ष का खून मैंने ही किया है। और उसके बाद डॉक्टर सालुंखे जब मेरे खिलाफ सबूत लेकर आए। डीसीपी सर, ये देखिए आपका बाल मुझे लाश के ऊपर से मिला है। कहां से उठा के चिपका दिया ये सालुंखे? मेरा ही बाल मिला था तुम्हें? चिपकाया नहीं है सर, आपने मारा होगा उसे, इसीलिए आपका बाल मिला उस लाश के ऊपर। किसी और का नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, मैंने डीएनए टेस्ट कर लिया, ये आपका बाल है, आपका। और मैं ये बात आपको इसलिए बताने आया हूँ ताकि आप सावधान हो जाए और अपना बचाव कर ले। तुझा डोका खराब झाला है सालुंखे। डीसीपी साहब, मैं ये बात ज्यादा देर तक छुपा करके नहीं रख सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, और मैं इसी वक्त एसीपी प्रद्युमन को ये बात बताने वाला हूँ। मैं रुक नहीं सकता हूँ डीसीपी साहब। डीसीपी सर, क्या ये आप बता सकते हैं कि क्यों आपने ये खून किया? सालों तक अंडर कवर रहने के बाद रोहित थोड़ा डगमगा गया था। वो बाहर आने की बातें करने लगा, कहने लगा कि मैं अंडर कवर नहीं रहूंगा। अगर वो बाहर आ जाता तो कितना नुकसान हो जाता। सबको पता चल जाता कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोज हो जाते और देश का नुकसान हो जाता। बहुत समझाया उसे, माने ही नहीं। तो क्या करता फिर? मारना पड़ा। मैं एक खूनी हूं, और इसके लिए आप जो सजा सुनाना चाहें सुना दी। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।
ये क्या कर दिया आपने? केडी, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू फॉर योर एफर्ट। सारे पेपर्स में आपके खिलाफ लिखा है। किस तरह आपने सीआईडी से टक्कर लेकर बहुत बड़ी गलती की है। लिखने वालों का क्या है, ये तो बिना जाने पूछे कुछ भी लिख देते हैं। इन्हें क्या पता कि मेरी टक्कर सीआईडी से नहीं, जुर्म के खिलाफ। पर केडी सर, जब डीसीपी सर खुद अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं तो फिर। हाँ वो तो किया है, लेकिन यूं अचानक क्या हो गया? वरुण, कोर्ट में जो सीसीटीवी कैमरा है जिससे प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होते हैं, मुझे उसकी फुटेज देखनी है। पर क्यों सर? मुझे देखना है कि जनार्दन की क्षमा प्रार्थना में प्रार्थना थी या कुछ और ही। जी साहब। टाइम क्या हुआ है? 6:15 साहब। ये सब ठीक है ना? किधर? बाहर। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? नहीं साहब, सब ठीक है। ठीक है। अभिजीत, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? देखो, डीसीपी साहब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वैसे भी सारे सबूत उनके खिलाफ है। मैं भी इसे वही कह रहा हूं सर, पर पता नहीं इसका ध्यान कहां है। सर, डीसीपी साहब शुरू से इस केस में अड़े हुए थे कि वो बेकसूर है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि सीआईडी उनसे जाती दुश्मनी निकाल रही है, अपनी बात से जरा भी नहीं हिले। लेकिन फिर अचानक हमारे सामने इस तरीके से हथियार डाल देना, बात को समझ में नहीं आई। ना समझने वाली बात क्या है इसमें? उन्हें पता था आज नहीं तो कल वो हमारे गिरफ्त में होंगे, और उनका वो ड्राइवर जनार्दन, उसकी बातों ने उनके जमीर को झंझोड़ दिया था। नहीं दया, कुछ गड़बड़ है सर। केडी पाठक की कई बातें मुझे भी खटक रही हैं। मुझे भी लगने लगा है कि डीसीपी साहब बेगुनाह है। हाँ? डॉक्टर सालुंके के कातिल के साथ तुम्हें हमदर्दी कब से होने लगी? नादानी की बातें मत करो। नादानी तुम कर रहे हो अभिजीत। देखो दया, जज्बाती होने से कुछ। अभिजीत, दया, क्या कर रहे हो तुम लोग? आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, समझे? कानून वही मोड़ लेगी जो उसे लेना है। कानून ये नहीं देखने वाला कि डीसीपी साहब की मनस्थिति कैसी थी या कैसी है। और तो डीसीपी साहब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो कानून अपना फैसला ले लेगा, समझे? डीसीपी साहब, गाड़ी की सुइयां इतनी तेजी से भागे जा रही है कि टाइम रुक ही नहीं रहा है। क्या टाइम हुआ है? अभी तो पूछा था आपने साहब। हाँ पूछा था। क्या टाइम हुआ है? 7 बज गए साहब। 7 भी बज गए। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, सब ठीक है साहब। तो फिर डीसीपी साहब को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। हम बचा सकते हैं। दो बेगुनाहों की मौत होने से तो हम रोक नहीं पाए, शायद तीसरे की जान बचा लें। कीडी आ गया, डीसीपी साहब का रखवाला। दया, तुम्हारी तरह मैं भी सच का रखवाला हूं। एक ऐसा सच जो अदालत में कोई नहीं देख पाया। कैसा सच कीडी? डीसीपी साहब ये सीडी देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। नीचे ये देखिए डीसीपी साहब, डीसीपी चित्रोले के हाथों पर देखिए, नीला रंग, स्याही। तो फिर डीसीपी साहब, तो फिर ये स्याही आई कहां से? एग्जैक्टली दया, थोड़ा रिवाइंड करके दिखा। ये देखो,
जनार्दन डीसीपी साहब से मिला, उससे पहले डीसीपी साहब के हाथों में कुछ नहीं। ये जनार्दन आया, डीसीपी साहब के सामने गिड़गिड़ाया और अब डीसीपी साहब की हथेली पर उसने अपनी हथेली रखी। ये हथेली उठाई और ये छाप। डीसीपी साहब ने अपना हाथ पीछे लेकर पोंछा। हाथ आगे आया और ये निशान। कुछ लिखा था क्या जनार्दन के हाथ पर? मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अपना हाथ रखिए। और उसने ऐसे हाथ रखा और उस लिखावट की छाप पड़ी। तो ये बात है दया, जनार्दन को तो तुम लेकर गए थे ना कोर्ट में, तो उसके हाथ पर जो लिखा हुआ था तुमने देखा नहीं? सर मैं तो अब समझा। सर अदालत में जाने के ठीक 1 मिनट पहले उसने मुझसे कहा कि उसे बाथरूम जाना है, तभी उसने ये सब लिखा। सर जनार्दन ने ऐसा लिखा क्या था जिसे पढ़कर डीसीपी साहब ने यह जुर्म कबूल कर लिया? वही तो, क्या लिखा होगा जनार्दन ने अपने हाथ पर? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, ये जनार्दन और डीसीपी चित्रोले। सर मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ। हम जनार्दन को ढूंढते हैं। यमराज तो तुझे अब दिखेगा बेटा, साक्षात। डीसीपी साहब, आपकी जिंदगी का सवाल है, प्लीज सच बोलिए, क्या था उस संदेश में? कौन सा संदेश? किस संदेश की बात कर रहे हो? मैं किसी संदेश के बारे में नहीं जानता। देखिए सर, हम सब ने देखा कि जनार्दन आपके पास आया, उसने अपने हाथों से आपके हाथ पर एक छाप लगाया। उस छाप को पढ़कर आपने दोनों हत्याएं अपने सर ले ली। वो एक संदेश था। क्या था उस संदेश में? कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हो? संदेश संदेश, मैं किसी संदेश के बारे में नहीं जानता। केडी बोल रहा हूँ। हाँ केडी, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। जनार्दन घर से फरार है। कल सवेरे केस शुरू होते ही जज अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। मैं उन्हें अटकाने की, टालने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम किसी भी हाल में जनार्दन को लेकर वहां पहुंचना। ठीक है, तब तक मैं जनार्दन को ढूंढ निकालता हूँ। या ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। सर, हाँ, जनार्दन का कहीं नामो निशान नहीं सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ठीक है, ठीक है सर। मोबाइल का चिप। माय गॉड, मोबाइल का बाकी का हिस्सा। इसका मतलब जनार्दन भागने से पहले मोबाइल तोड़ कर गया है। क्या हुआ, कुछ पता चला? सर बस 2 मिनट। सर ये फ़ोन तो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट के 5 डायल नंबर दे सकता हूँ। 10 बजने वाले, वहाँ अदालत में केस शुरू होने वाला होगा। नहीं सूरी साहब, मीटिंग कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई केस थोड़ी ना है आज, सिर्फ फैसला सुनना बाकी है। बस 10 मिनट में केस खलास। 10 मिनट पाठक साहब। सर ये 5 नंबर। ओ, फोन करके देखता हूँ। ये नंबर सेवा में नहीं है। This number is temporarily disconnected. माय गॉड, ये नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये आखिरी नंबर है। ये तो बच रहा है। क्यों फोन किया तुमने? तुमने जो कहलवाना था वो मैंने कह दिया। प्लीज मुझे और तंग मत करो। देखो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरा काम तो खत्म हो गया। अदालत में मैंने डीसीपी के खिलाफ जो बयान देना था वो दे दिया। अब
अब और क्या चाहिए तुम्हें? जूली, योर ऑनर, ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष और डॉक्टर सलूंके। योर ऑनर, याद दिला दूं मैं डिफेंस को कि यहाँ पे हम कुछ कहने नहीं सिर्फ सुनने आए हैं। यस केटी, डीसीपी चित्रोले के इकबाले जुर्म के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इस केस में किसी को कुछ कहना बाकी रह गया है, इसलिए जितनी जल्द फैसला सुनाया जाए उतना ही बेहतर। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि एक ऐसी बात है, एक ऐसी घटना घटी है, कुछ ऐसी खबर आई है जो आप एक बार सुन लेंगे तो संभवतः अपने इस निर्णय को टालने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसी जानकारी? मैं मजबूर थी साहब। उसने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि अगर मैंने डीसीपी के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही नहीं दी तो वो मेरी बहन और उसके परिवार वालों को मार डालेगा। उसे सबके बारे में जानकारी थी साहब। इसका मतलब उस रात तुमने डीसीपी साहब को अपनी गन लेकर बार से बाहर निकलते हुए नहीं देखा? हाँ? नहीं साहब। अब ये बताओ कि जनार्दन इस वक्त कहाँ है? कौन जनार्दन साहब? वही जनार्दन जिसने फोन पे तुम्हें धमकी दी थी। साहब मुझे जनार्दन ने फोन नहीं किया था, मुझे फोन तो किसी और ने किया था। वो नंबर तो किसी और का है साहब। किसने फोन किया था और किसका नंबर था वो? किसी जॉन का। गलत नाम। अच्छा तुम्हें याद है फोन पे और क्या बात हुई थी? हाँ साहब, पीछे रेडियो पर पुराने भोजपुरी गाने चल रहे थे। रेडियो पे भोजपुरी गाने चल रहे थे? अरे हाँ, अभिजीत सर भी किसी भोजपुरी गाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कहाँ सुना होगा ये गाना उन्होंने? छोटू चाय वाला। योर ऑनर, मुझे संदेह है कि ऑफिसर रोहित राजाध्यक्ष और डॉक्टर सलूंके की हत्याएं किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर हुई है। कोई व्यक्ति है योर ऑनर जिसे डीसीपी साहब शय दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? व्हाट नॉनसेंस। मेरा कोई भागीदार नहीं है सर, इस सब मैंने अकेले किया है। झूठ बोल रहे हैं आप डीसीपी साहब। बताइए ये हत्याएं किसके कहने पर हुई है? केडी पाठक, तुम मेरे डिफेंस लॉयर हो और मेरे खिलाफ ही बोल रहे हो। अब कहेगा डिफेंस? आपने इसी अदालत में जुर्म कबूल किया है डीसीपी साहब, और दुनिया जानती है कि केडी पाठक कभी किसी अपराधी का साथ नहीं देता। एक मिनट है। ऑफिसर रोहित की हत्या होने के बाद आपने लंदन के इस नंबर पर फोन किया था? डॉक्टर सलूंके की हत्या होने के बाद आपने इसी नंबर पे फोन किया था। पिछले 10 दिनों में आप लंदन के इस नंबर पर 7 बार बात कर चुके हैं डीसीपी साहब। ये नंबर तो मेरे भाई का नंबर है। मैंने अपने भाई को फोन किया था लंदन में। डीसीपी साहब, माना कि आपके भाई लंदन में रहते होंगे, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार खुखार गैंगस्टर पाशा भी इस समय लंदन में छुपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाशा का नंबर हो और पाशा के कहने पर ही ये हत्याएं हुई हो? एक मिनट, एक पाशा मतलब वही नंबर 1 वांटेड गैंगस्टर जो लंदन। एग्जैक्टली। क्या जायसवाल साहब, पाठक साहब पतंग उड़ा रहे हैं और आप उसे पकड़ने भागे जा रहे हैं। करोड़ों लोग रहते हैं लंदन में, तो उन करोड़ों में से मुझे एक पाशा ही मिला फोन करने के लिए। जज साहब, आप इनकी बातों में मत आइए, आप अपना फैसला सुना दीजिए जल्दी से जल्दी। एक मिनट, आप नहीं कह सकते जज साहब को क्या करना उनको पता है। योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट, आप फैसला मत सुनाइए। फैसला सुना देंगे तो केस खत्म हो जाएगा और शायद पाशा बच जाएगा। एग्जैक्टली योर ऑनर, एग्जैक्टली, वेल सेड। मैंने पाशा नहीं, अपने भाई को फोन किया था। उसके बेटे की शादी है। हम कैसे ये मान ले डीसीपी साहब कि ये नंबर आपके भाई का है और आपने अपने भाई से बात की थी? इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी तो होना चाहिए। करेक्ट, कोई सबूत है आपके पास? मिस्टर पाठक, आप अचानक डीसीपी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के। योर ऑनर, सर, अगर केडी साहब को विश्वास हो ही गया है कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध है, तो उस नंबर पे फोन करके देख ही लेते हैं सर। आप मुझे अपना फोन दीजिए। फोन नहीं है मेरे पास फोन।
अदालत में फोन रखना गैर कानूनी है। लेकिन मेरे पास है, मैं मानता हूँ गैर कानूनी है योर ऑनर, आई एम सॉरी बट मेरा फोन फिलहाल ऑफ है। ऑन करके हम दे सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत में फोन का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। लेकिन पाठक साहब। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। कौन जूली साहब? मैं किसी जूली को नहीं जानता हूँ। मैंने किसी को फोन नहीं किया। हाँ। लगता तू इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। हाँ? बता सब सब इन सबके पीछे जनार्दन का हाथ है सब। जनार्दन? डीसीपी साहब का ड्राइवर? हाँ सब, उसी ने मुझे डीसीपी साहब को फंसाने का 20 लाख रुपए दिया था और जूली को धमकाने का 5 लाख। सब उसी को पकड़ो सब। लेकिन वो तो फरार है, उसका कोई पता ठिकाना है तुम्हारे पास? सब उसने मुझे शमशान जगह पर बुलाया था, मार्वे के पास। हाँ, एक छोटा सा गोडाउन था। हाँ। मार के? फोन लग नहीं रहा सर, वहां पे रात है, शायद मेरे भाई सोए हुए। हाँ तो उनके उठने तक इंतजार करेंगे, सुबह होने तक इंतजार करेंगे। आई एग्री योर ऑनर। पता लगाना चाहिए कि नंबर किसका है। That's it। मतलब मैं 4-5 घंटे यहीं खड़ा रहूंगा? जी हाँ, और आपके साथ साथ मैं भी खड़ा रहूंगा और पाठक साहब भी। राइट? एब्सोल्युटली योर। सर आप इनकी बातों पे अब ध्यान मत दीजिए, आप अपना फैसला सुना दीजिए सर, बस। मिस्टर चित्रोले, आप मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। मिस्टर पाठक की बातों से साफ जाहिर है कि इस केस में अब भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। इसलिए जब तक मुझे उस नंबर का पता नहीं चल जाता, मैं कोई फैसला नहीं सुनाने वाला। आप फौरन लंदन फोन लगाइए और वहां की डायरेक्टरी से पता कीजिए कि ये नंबर किसका है। फौरन। सीआईडी से कुछ पता चला? नो सर। प्रतिलिपि संदेश तो जनार्दन के लिखा था। Oh no. जनार्दन is dead. योर ऑनर, हमने लंदन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए। ये नंबर अरुण चित्रोले का ही है, इनके छोटे भाई का। सही बोल रहे हैं मिस्टर पाठक? जी सर। आपने एक बेबुनियाद बात को लेकर अदालत का इतना वक्त जाया किया। खैर, अब मैं अपने जजमेंट को और डिले नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, केडी सा। क्षमा चाहता हूँ। योर ऑनर। अब क्या है केडी? योर ऑनर, सीआईडी से अभी खबर मिली है कि इस केस के अहम गवाह डीसीपी साहब के ड्राइवर जनार्दन की हत्या हो गई है, उसकी लाश बरामद हुई। तो बैड न्यूज है, जाएंगे उसके मातम में। उससे क्या, उससे वो जनार्दन की मौत से डीसीपी साहब के केस का क्या लेना देना? योर ऑनर प्लीज आप फैसला सुनो। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जनार्दन को मारने वाला असल कसूरवार है और डीसीपी बेगुनाह है? जी नहीं योर ऑनर, मैं केवल
ये कह रहा था कि क्या क्या कह रहे? नहीं, जरा जरा आप सोचिए जायसवाल साहब, आप तो इतने बुद्धिमान वकील हैं। इस केस का एक अहम गवाह जनार्दन, जिसकी गवाही से डीसीपी साहब का पूरा केस गिर गया, उसे गिरा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्या हत्यारा नहीं चाहता था कि जनार्दन इस षड्यंत्र के रचयिता का नाम अदालत में आकर बताए, मास्टरमाइंड का नाम अदालत में आकर बताए? क्या लगता है आप? सही है ना? ये आपका शक सही है। हाँ, नहीं हो सकता है योर ऑनर। एक मिनट, क्या कंफ्यूज। आप प्लीज अभी अभी आप फैसला मत सुनाइएगा। डीसीपी साहब, क्या हो रहा है? बताइए, कौन है आपका साथी? बताइए। सर, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है, डीसीपी चित्रोले के दम पे। इसका ये मतलब नहीं कि अकेले ही आप सब कुछ करते रहे। इतना बड़ा कांड करने के लिए आपको किसी ना किसी साथीदार की जरूरत पड़ेगी। और वही एग्जैक्टली कह रहे हैं। कौन? बताओ साहब। मैं गुजारिश करता हूं कि जब तक डीसीपी के वो खुफिया साथी का नाम पता नहीं चलता, आप ऑर्डर नहीं देंगे। आई मीन इट्स अ रिक्वेस्ट। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाह रहे हैं? योर ऑनर, अब योग पक्ष बोल चुका, मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक, मैं इस केस को 1 दिन के लिए मुलतवी कर सकता हूँ। उसके बाद डीसीपी पर अपना फैसला सुनाकर हम जनार्दन का केस जारी रखेंगे। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। वेल डन मिस्टर जायसवाल। थैंक्स। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने क्या कर दिया। डीसीपी साहब, इंसाफ 2 धारी तलवार होती है। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ न्यायालय। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।